हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और बच्चों, आज 10वीं क्लास का जैसे कि हम कल कर रहे थे चैप्टर सामाजिक अध्ययन के अर्थशास्त्र का विकास, उसका पार्ट सेकंड कर रहे थे और आज हमारा है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आज हम अभ्यास के जो शेष प्रश्न आपके कल के बच गए थे उनको कर रहे हैं। उन अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे और उससे अच्छे से सीखेंगे। तो करते हैं आज का प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 7 अभ्यास का जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, प्रश्न नंबर 7 वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल यानी केरल की प्रति व्यक्ति आय कम है का मानव सूचकांक क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। ये पंजाब है, पंजाब की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज्यादा है, जबकि केरल की प्रति व्यक्ति आय कम है। ये बात करते हैं। यह उपयोगी मापदंड नहीं है जो हमने ऊपर बताया। कौन सा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय उपयोगी मापदंड है या नहीं? नहीं है तो आप बताएं। और खास करके राज्यों की तुलना में यह उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके सही परिणाम नहीं आते। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि इसे राज्य में उपयोग नहीं करना चाहिए, कि जो मानव सूचकांक क्रमांक है वो राष्ट्रीय आय को देखकर राज्यों में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ किसी राज्य का विकास, देश के मामले में तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन किसी राज्य का विकास हम सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ उसके विकास में शिशु मृत्यु दर उस राज्य की क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा मतलब लोगों की जीवन आयु कितनी है, कितनी जीवन आयु जी रहे हैं, और उसके बाद साक्षरता दर उस राज्य की क्या है। इन चीजों पर भी, इन पहलुओं पर भी अध्ययन करना पड़ता है। ये तीनों पहलू भी सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखने से नहीं, इन तीनों पहलुओं को देखकर यदि हम उसकी मानव सूचकांक का हिसाब लगाएंगे तो ठीक आएगा। सिर्फ प्रति व्यक्ति को देखेंगे तो हमारा अनुमान गलत आ सकता है। उसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना, नाम 3 राज्य ले रहे हैं, नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 केरल और नंबर 3 बिहार। और इसमें हम 3 टॉपिक ले रहे हैं। पहला टॉपिक ले रहे हैं शिशु मृत्यु दर, दूसरा ले रहे हैं साक्षरता दर और तीसरा ले रहे हैं हम शिक्षा दर। तो 1 से 5 तक की उपस्थिति का अनुपात जो 1995-96 में था, 1995-96 का शिक्षा अनुपात ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम शिशु मृत्यु दर की। पंजाब का शिशु मृत्यु दर है वो 1000 बच्चों में 49, यानी 49 बच्चे हैं, 1000 बच्चों के पीछे वे एक्सपायर हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। जबकि केरल में ये सिर्फ 11 हैं और बिहार तो बहुत ही अधिक है, 60% है। हम बिहार की बात छोड़ें, यहां बात कर रहे हैं ऊपर पंजाब और केरल की, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि क्या प्रति व्यक्ति आय से किसी राज्य के मानव विकास सूचकांक का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब भी हम इसकी बात देखें, यदि मानव सूचकांक की बात करें, यदि हम प्रति व्यक्ति बात का हिसाब लगाएं, तो जो पंजाब की आय है, प्रति व्यक्ति आय है वो 26,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय है वो पंजाब की 26,000 रुपए आती है, जबकि केरल की 22,800 रुपए है। तो इससे यदि हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो पंजाब का मानव सूचकांक केरल की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको बता दें कि केरल का मानव सूचकांक अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इसके साथ साथ सिर्फ यहाँ सिर्फ प्रति व्यक्ति आय नहीं, इसके साथ हमें शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात भी देखना है। तो देखिए, यहाँ जो पंजाब में है वो 1000 बच्चों की 49, केरल में 11, यानी केरल की अपेक्षा
पंजाब में जो बच्चों की शिशु मृत्यु दर है वो लगभग 5 गुना या 4.5 गुना है। 4.5 गुना वे एक्सपायर बच्चे हो जाते हैं। तो आपने दूसरी तरफ यदि आप साक्षरता दर देखें तो पंजाब की कितनी है 70% और केरल की कितनी है 91%। तो इस मामले में भी केरल आगे है, या शिशु मृत्यु दर भी कम है, इससे आगे हो गया, और यहाँ जो साक्षरता दर वो भी अधिक है। और जो 1 से 5 तक के बच्चों की उपस्थिति है वो भी पंजाब में 81 है, जबकि केरल में 91 है। बिहार तो इन दोनों मामलों में बहुत पीछे है, इसमें पीछे, इसमें पीछे और इसमें पीछे। लेकिन यदि हम पंजाब और केरल में अपेक्षाकृत एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय ही पंजाब की ज्यादा है, बाकी केरल से पीछे है। इसमें भी साक्षरता दर में भी और शिक्षा में भी और शिशु मृत्यु दर में। शिशु मृत्यु दर है वो पंजाब की ज्यादा, इसलिए अच्छी बात नहीं है। केरल की कम है, इसका मतलब वहां की जो स्वास्थ्य है प्रणाली है केरल की वो पंजाब की अपेक्षा अच्छी है। तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि मानव सूचकांक देखना है तो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय का हिसाब नहीं लगाना चाहिए, उसके साथ हम वहां की शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता दर है, वहां का शिक्षा का दर्जा है, ये सब बहुत सी बातें मिला करके फिर वहां का शिक्षा दर देख सकते हैं। खास करके राज्यों के मामले में तो बिल्कुल भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वह इसके साथ साथ वह दूसरी फैसिलिटीज भी देखने चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उस मामले में कौन सा आगे है। तो यदि हम सारे को लेकर चलेंगे तो हमारा सबसे नंबर 1 पे केरल आता है, और यदि सबसे या प्रति व्यक्ति का एक पर लगा चले तो पंजाब 1 नंबर पर आता है। तो ये था आपका प्रश्न, बहुत ही बढ़िया और उपयोगी प्रश्न था। इसके बाद हम आगे अगले प्रश्न चलते, प्रश्न नंबर 8। आपकी टेक्स्ट बुक का प्रश्न नंबर 8 है। इसमें लिखा है कि लोगों को, भारत में लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, एक तो ये प्रश्न है। और इसी में दूसरा भाग है कि 50 वर्षों के बाद भारत में क्या संभावनाएं हैं, ऊर्जा के मामले में क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले तो देखिए भारत में 2 प्रकार के साधन प्रयोग किए जाते हैं, एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अब ये नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं जो दोबारा से नए हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है और बायोगैस ऊर्जा है। इसके साथ साथ आपकी सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये हमारे कौन से नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और ताप, कोयला से बनी हुई बिजली जिसको ताप कौन सी बोलते हैं, उसको ताप विद्युत, और प्राकृतिक गैस। ये चीजें हमारी अनवीकरणीय में आती हैं क्योंकि ये खत्म हो जाती है समय के साथ। तो ये 2 प्रकार के स्रोत हमारे देश में अपनाए जाते हैं। और ये एक प्रश्न का, तो ये भी इस पहले प्रश्न का आपका इस पहले भाग का उत्तर हो गया कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। फिर बता देता हूं आपको, सौर ऊर्जा और जल से प्राप्त विद्युत ऊर्जा, और इसके अलावा आपकी जल से प्राप्त विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूताप ऊर्जा। इसके साथ जो आपकी नवीकरणीय है पेट्रोलियम, कोयला और ताप ऊर्जा, और इसके अलावा प्राकृतिक गैस, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। यदि हमारे अनवीकरणीय स्रोत इसी गति से प्रयोग होते रहे जिस गति से आज हो रहे हैं, तो इस विकास की दौड़ में इसी प्रकार से प्रयोग होते रहे तो कुछ सालों में हमें विदेशों से मंगाना पड़ेगा, और विदेशों से आयात करेंगे तो आपको मिले वो देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। हमारे देश की करेंसी बाहर देशों में जाएगी और उसके लिए विदेश के लिए, देशों के लिए एक खतरनाक चीज होगी। इसलिए हमें आने वाले समय में इन साधनों की निर्भरता कम करनी पड़ेगी और ज्यादा निर्भरता हमें अपनी इस नवीकरणीय संसाधनों पर करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें आने वाले 50 वर्षों में से पहले ही हम नवीकरणीय संसाधनों पर अधिक बल देना होगा, ज्यादा बल दे करके इन कार्य उजागर साधनों को हमें आगे लेकर आके बढ़ना होगा, ताकि हम इसकी निर्भरता कम करके नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भर रहे।
अगला प्रश्न आपका, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्टूडेंट, आज के एनवायरनमेंट में ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया विकास की भाग दौड़ में इतनी भाग रही है कि वो सब कुछ पीछे भूल गई है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ये बनेगा कि जो आज विकास हो रहा है उसमें हम ये नहीं सोच रहे कि उससे निकलने वाले धुएं से, उससे निकलने वाले जल से, उससे निकलने वाले ध्वनि से किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, या किस अंधाधुंध विकास के नाम पर हम अंधाधुंध जंगलों, प्राकृतिक संसाधन है, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार से हम भागा दौड़ी में करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये समाप्त होने वाले संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। जो अनवीकरणीय संसाधन है वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो पेट्रोल की बात है, चाहे वो पहाड़ों की बात है, चाहे वो अपनी किसी भी जंगलों की बात है। अब हमारी इसकी परिभाषा क्या बनी धारणीय विकास की? तो धारणीय विकास की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए होने वाला विकास, और जो धीरे धीरे इस प्रकार यूज किया जाए कि जो प्राकृतिक संसाधन है वे भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए भी बचे रहें, उस विकास को धारणीय विकास कहते हैं। फिर देखिए, दो बातें जरूरी है इसमें। नंबर एक, पर्यावरण को किसी प्रकार ऐसा विकास जिसके कारण पर्यावरण को कोई नुकसान ना होता हो। नंबर दो, ऐसा विकास जिसके कारण संसाधन इतने अंधाधुंध प्रयोग ना हो रहे हों कि भावी पीढ़ी के लिए कुछ ना बचे, यानी भावी पीढ़ी के लिए भी बचते रहें। विकास के लिए जरूरी होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाए, लेकिन अंधाधुंध नहीं, भी सीमित मात्रा में, उचित मात्रा में सदुपयोग करना चाहिए उन संसाधनों का। अंधाधुंध विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो धारणीय विकास है उसकी बड़ी अच्छी सुंदर सी परिभाषा, दो चीज आपने जरूर देखनी है। नंबर एक तो देखना है कि वो भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्रोत बचे रहें, और दूसरा पर्यावरण को भी किसी प्रकार का उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उस विकास को हम धारणीय विकास कहेंगे। अब इसी में ये भी प्रश्न आता है, क्या यदि हमें ऐसे नहीं अपनाया तो जो विकास की तेज दौड़ है, उस अंधाधुंध दौड़ में हम जो नवीकरणीय संसाधन है वे हमारे संग समाप्त हो जाएंगे, और आने वाले 50 सालों में हम इस संकट में फंस जाएंगे कि हमें ना तो पेट्रोल मिलेगा, ना हमें जंगल लकड़ी मिलेगी। ये सब संसाधन बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें विदेशों से मंगवाना पड़ेगा, और यदि आप विदेशों से मंगवाएंगे तो आपका सारी करेंसी है, आपका विदेश का पैसा देश का पैसा विदेशों में जाएगा, और जिससे हम दूसरे देशों के द्वारा गुलाम बनने के या दूसरे देशों पर अपनी ज्यादा निर्भरता बढ़ जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए बड़ी एक खतरनाक और चिंताजनक विषय है। और पर्यावरण वाली चिंता तो सिर्फ हमारे देश के नहीं, पूरे विश्व की है। इसी प्रकार से यदि विकास के नाम पर अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हुआ और पर्यावरण की परवाह नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व को पूरी गंभीर समस्या का, जैसे कि ओजोन परत खत्म हो रही है, उसका सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण से आज पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण ओजोन परत खत्म हो रही है और अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं, और मनुष्य अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। तो इससे बचने के लिए आज बहुत ही जरूरी हो गया है कि धारणीय विकास को अपनाया जाए। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा मैं कहते हुए आज इतना ही कहूंगा कि आज के जो प्रश्न हमारे तीनों के तीनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इनको आपने अच्छी तरह से याद करके करना है। बाकी इसके जो प्रश्न है हम करेंगे अगली वीडियोज में। तब तक आप सभी को क्लास 10 करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।